स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर और जनवरी माह में संपन्न हुए सीटेट 2021 के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उच्च प्राथमिक स्तर यानी द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में। और इस वीडियो में बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों पर। तो बढ़ते हैं अपन प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, सीखने में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक शिक्षक को। ऑप्शन 1, सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए। ऑप्शन 2, कक्षा में योग्यता के आधार पर समूहीकरण करना चाहिए। या फिर ऑप्शन 3, विशिष्ट उपलब्धियों प्रतिविधिक कक्षाएं बनानी चाहिए। या ऑप्शन नंबर 4, पढ़ाने के मानकीय स्तर को पहचानना चाहिए। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके खोजना चाहिए। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है। ऑप्शन 1, सांस्कृतिक औजार। ऑप्शन 2, सांस्कृतिक ढंग या प्रकार। ऑप्शन 3, सांस्कृतिक सूचक। ऑप्शन 4, सांस्कृतिक व्युत्पन्न। इसमें हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, सांस्कृतिक औजार। अगला प्रश्न है, पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है। ऑप्शन 1, जब संभव हो तब तो बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। ऑप्शन 2, बच्चे के बारे में खुद निर्णय लेना। ऑप्शन 3, बच्चे के पक्ष को न सुनना। ऑप्शन 4, बच्चे से अविवेकपूर्ण मांग करना। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। अगला प्रश्न है, निपुणता उन्मुखी विद्यार्थियों में कौन से गुण होते हैं। ऑप्शन 1, असफलता का न्यून भय, क्षमता का अटल दृष्टिकोण। ऑप्शन 2, असफलता का अत्यधिक भय, क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण। ऑप्शन 3, असफलता का न्यून भय, क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण। या ऑप्शन नंबर 4, असफलता का अत्यधिक भय, क्षमता का अटल दृष्टिकोण। इसमें हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती होती है। इस संदर्भ में किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1, विशिष्ट प्रभाव क्षेत्रीय बुद्धि। ऑप्शन 2, प्रतीकात्मक बुद्धि। ऑप्शन 3, वातावरणीय अनुभव। या ऑप्शन 4, आनुवांशिकता। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, वातावरण एवं अनुभव। अगला प्रश्न है, स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट अकादमिक उपलब्धि तक सीमित न रखकर व्यापक होना चाहिए। ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है। ऑप्शन 1, सामाजिक सांवेगिक क्षमताओं का विकास करके जो शिक्षा का एक अहम अंग है। ऑप्शन नंबर 2, सिर्फ उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके जिसमें बच्ची कमजोर है। ऑप्शन नंबर 3, घर पर ही की जाने वाली आंतरिक कक्षाओं के आधार पर। या ऑप्शन नंबर 4, अनुशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक सांवेगिक क्षमताओं का विकास करके जो शिक्षा का एक अहम अंग है। हमारा अगला प्रश्न संख्या 7 है, जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को प्रेरित करने के लिए किसके लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन 1, जेंडर बद्धता। ऑप्शन 2, सामाजिक तौर पर सबके जेंडर भूमिकाओं को अपनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3, जेंडर रूढ़वादिता में लचीलेपन के लिए। ऑप्शन नंबर 4, जेंडर स्थिरता। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, जेंडर रूढ़वादिता में लचीलेपन के लिए। अगला प्रश्न है, अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किससे सुसाध्य होती है। ऑप्शन 1, संकलित आकलन के लिए की गई पाठचर्या की मांग से। ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थी के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों द्वारा शिक्षिका से प्राप्त ज्ञान द्वारा। ऑप्शन नंबर 4, केवल विशेषज्ञों की राय या दृष्टिकोण के आधार पर। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगमकर्ता बनाने के लिए किस तरह प्रोत्साहित किया सकता है। ऑप्शन 1, अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर बिना किसी नकारात्मक दंड के डर बिना।
ऑप्शन नंबर 2, शिक्षिका द्वारा कक्षा में खास उपलब्धि वाले से विद्यार्थियों पर ध्यान देकर। या ऑप्शन नंबर 3, हौसला बढ़ाने के लिए इनाम देकर। या ऑप्शन नंबर 4, त्रुटियां करने पर दंड देकर। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर बिना किसी नकारात्मक दंड के डर बिना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है। ऑप्शन 1, प्रभावशाली अधिगम के लिए संज्ञान को बच्चों के संवेग से पृथक रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एक के रूप में सम्मिलित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, संवेग बच्चों को सीखने में बाधित करते हैं इसलिए इनको काबू में रखना चाहिए। या ऑप्शन नंबर 4, संवेग सीखने की प्रक्रिया में गड़बड़ी करते हैं व इसे अपूर्णमय बनाते हैं। इसमें हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एक के रूप में सम्मिलित करना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस से एक विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ एवं स्पष्टता की पुष्टि होती है। ऑप्शन 1, संरचना की परिभाषा को स्पष्ट रूप से याद करना। ऑप्शन 2, सही जानकारी लिखना। ऑप्शन 3, दी गई जानकारी को सही रूप में दोहराना। ऑप्शन 4, सीखी गई संरचनाओं को निजी जीवन में आने वाली स्थितियों में लागू करना। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, सीखी गई संरचनाओं को निजी जीवन में आने वाली स्थितियों में लागू करना। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा सुझाई पश्च परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है। ऑप्शन 1, सामाजिक अनुबंधों के परे जाकर नैतिकता को सुंदर रूप से अन्वेषित करना। ऑप्शन 2, एक अच्छा व्यक्ति के रूप में प्रतीत होने की चाह। ऑप्शन 3, मानवता की भलाई हेतु सामाजिक अनुबंधों को सुंदर रूप से निभाना। या ऑप्शन नंबर 4, ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हों। तो हमारा सही ऑप्शन यही होगा ऑप्शन नंबर 4, ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हों। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके मुहैया करवाए जाएं। ऑप्शन 1, जब आवश्यक हो तब अतिरिक्त ट्यूशन लेकर। या ऑप्शन नंबर 2, स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्यय की खोज करके। ऑप्शन 3, केवल दृश्य श्रव्य सामग्री एवं स्मार्ट बोर्ड द्वारा सीखना। या ऑप्शन नंबर 4, केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रयोग करने को कहकर। इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्यय की खोज करके। हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के लिए कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन से प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक हैं। ऑप्शन 1, इससे कक्षा में विजेता एवं हारे हुए विद्यार्थियों में विभेदीकरण होता है। ऑप्शन 2, इससे विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है व चिंता का स्तर बढ़ जाता है जो उनके संज्ञानात्मक विकास को बाधित करता है। ऑप्शन नंबर 3, इससे कक्षा में तारक विद्यार्थियों को चिन्हित करने के लिए बढ़ावा मिलता है जिनकी उपलब्धियों पर स्कूल गर्व कर सकता है। या ऑप्शन नंबर 4, इससे विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धात्मक बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था में ढलने के लिए तैयार किया जाता है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि चारों ऑप्शन ऐसे हैं जो बच्चों के विकास के लिए हानिकारक हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए IQ का इस्तेमाल करने का क्या मुख्य सरोकार है। ऑप्शन 1, प्राप्तांक की अस्थिरता। ऑप्शन 2, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। ऑप्शन नंबर 3, परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना। या ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को नामांकित करना। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, मतलब ये चारों ही ऑप्शन ऐसे हैं जिनसे IQ का मुख्य सरोकार होता है। अगला प्रश्न है,
एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एवं एक वर्त। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जिन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? ऑप्शन 1 सांकेतिक मापदंड, ऑप्शन 2 अनुक्रमण अनुमिति, ऑप्शन 3 संख्या का संरक्षण, ऑप्शन 4 क्रमबद्धीकरण। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 संख्या का संरक्षण। अगला प्रश्न है, विकासात्मक प्रक्रिया में आसान तत्व के क्या मायने हैं? ऑप्शन 1 विकासात्मक प्रक्रिया में नकारात्मक विक्षेप, ऑप्शन 2 विकास की प्रक्रिया में अधोमुखी गिरावट, ऑप्शन 3 विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप, या फिर ऑप्शन नंबर 4 विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेओ वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? ऑप्शन 1 दोनों का संबंध अनुक्रमिक है, ऑप्शन 2 सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है, ऑप्शन 3 विकास अक्सर सीखने के अग्रिम होता है, ऑप्शन नंबर 4 दोनों का संबंध निश्चल होता है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है? ऑप्शन 1 अनुभव एवं सामाजिक संप्रेक्षण, ऑप्शन 2 परिपक्वता एवं अनुभव, ऑप्शन 3 सामाजिक संप्रेक्षण एवं परिपक्वता, ऑप्शन 3 समावेशन एवं समायोजन। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 समावेशन एवं समायोजन। अगला प्रश्न है, निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः ऑप्शन 1 विद्यार्थियों में परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन 2 अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों की उपयुक्त रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन 3 शिक्षकों को तार्किक आधार पर परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, एक सामान्य स्कूल में विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सी रणनीति सुसाध्यक नहीं है? ऑप्शन 1 जहां मुमकिन हो वहां अधिगम को विशिष्ट क्षेत्र में छूट, ऑप्शन 2 व्यक्तिगत शिक्षा योजना, ऑप्शन 3 की गई त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणियां, या ऑप्शन नंबर 4 पाठचर्या में विवेकी समायोजन। इसमें हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 मतलब विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए ये सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कोई भी बच्चा हो अगर उसको नकारात्मक टिप्पणियां मिलती रहेंगी तो उसके अधिगम में रुकावट पैदा होगी। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की क्या विशेषताएं हैं? ऑप्शन 1 सौंदर्य एवं सौंदर्य बोधक की सराहना, ऑप्शन 2 स्वयं की जटिल भावनाओं शक्तियों व कमजोरियों का ज्ञान, ऑप्शन 3 सामाजिक स्थितियों से भली भांति निपटने की क्षमता, ऑप्शन 2 या ऑप्शन 4 दूसरों की भाषा के अर्थ एवं लय को समझने की क्षमता। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की विशेषता, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 स्वयं की जटिल भावनाओं शक्तियों और कमजोरियों के ज्ञान। अगला प्रश्न है, वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्न में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन 1 पूर्वाग्रहों का, ऑप्शन 2 ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं की समझ के अभाव का, ऑप्शन 3 अवरोही पाठचर्या, ऑप्शन 4 स्थानीय संस्कृति एवं भाषा पर आधारित पाठचर्या। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
4, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर दूसरा और ऑप्शन नंबर तीसरा ऐसे हैं जिनसे पिछड़े एवं वंचित वर्ग के विद्यार्थियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटियां करते हैं, ऑप्शन 1, उन्हें बिना प्रतिपुष्टि के तुरंत सुधार देना चाहिए ताकि वो दोहराई न जाए, या ऑप्शन 2, वह अधिगम प्रक्रिया से ध्यान हटाते हैं इसलिए उन्हें तुरंत कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ऑप्शन 3, उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए, ऑप्शन 4, उनसे बच्चों की वर्तमान क्षमता एवं बुद्धिमत्ता का पता लगा सकता है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है, इसलिए गलतियां जो होती हैं वो सीखने की प्रक्रिया का एक सहज और स्वीकृत हिस्सा है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया सकता है, ऑप्शन 1, अनुकरण द्वारा सीखना, ऑप्शन 2, सहयोगात्मक संवाद, ऑप्शन 3, प्रतिवर्ती सोच, ऑप्शन 4, प्रतिपादक अधिगम। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, सहयोगात्मक संवाद। अगला प्रश्न है, एक गीत विषयक अक्षम विद्यार्थी एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेती है, निम्न में से कौन सी पद्धति इस बच्ची के स्कूल में समावेश को सुसाध्य करने में सहायक नहीं होगी, ऑप्शन 1, अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना, ऑप्शन 2, समकक्षियों में समानुभूति की भावना का विकास करना, ऑप्शन 3, विद्यालय की निचली मंजिल पर कक्षा को क्रियान्वयन करने का प्रावधान करना, या ऑप्शन 4, आधारभूत संरचनाओं में उपयुक्त बदलाव करना। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, सही ऑप्शन इसमें हमारा 1 है, अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना। यदि हम किसी बालक के प्रति इस तरीके से पेश आएंगे, उसको उसके अक्षमता पर उसको सहानुभूति प्रकट करेंगे, तो वो अपने आप को और कमज़ोर फील करने लगेगा, वो अपने अंदर उस कमी को ये मान लेगा कि हाँ उसके अंदर ये कमी है और उससे पर ही बार बार उसका ध्यान जाता रहेगा, तो इससे उसका मनोबल कमज़ोर होगा। तो इसलिए ऑप्शन 1 ऐसा है जो उसके लिए सहायक नहीं होगा। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए, ऑप्शन 1, समानुभूति, नियंत्रण एवं प्रवाह का, ऑप्शन 2, समानुभूत वास्तविकता एवं नियंत्रण का, ऑप्शन 3, समानुभूत वास्तविकता एवं प्रवाह का, या फिर ऑप्शन नंबर 4, समानुभूत, नियंत्रण एवं अनुशासन का। इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा तीसरा, समानुभूत वास्तविकता एवं प्रवाह। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है, ऑप्शन 1, प्रतिक्रिया अनम्यता, ऑप्शन 2, सही समस्या को पहचानना, ऑप्शन 3, अन्वेषणात्मक रणनीतियों या समस्या समाधान की सामान्य रणनीतियों का प्रयोग करना, ऑप्शन 4, सही स्कीमा को क्रियाशील करना। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, प्रक्रिया अनम्यता। अगला प्रश्न है, बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन 1, अलग अलग संस्कृति के बच्चों के लिए स्कूल में अलग अलग खंड बनाना, ऑप्शन 2, स्कूल में खास अवसरों पर अलग अलग संस्कृति का नाच गान प्रस्तुत करना, ऑप्शन 3, एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की साम्यक शिक्षा, ऑप्शन 4, एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की समानांतर शिक्षा। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की साम्यक शिक्षा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया सकता, ऑप्शन 1, मूलभूत विचार, ऑप्शन 2, अभिसारी सोच, ऑप्शन 3, अस्पष्टता को स्वीकार करना, और ऑप्शन 4, सोच में लचीलापन। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, अभिसारी सोच।
तो ये था हमारा दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 के मध्य संपन्न हुए सीटेट के परीक्षा, और इसमें हमने बात की सेकंड पेपर में आए हुए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।